गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा क्लास 11th का सेशन। क्लास 11th का फिजिक्स का सेशन, फिजिक्स सेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, 10th का रिजल्ट आने के बाद ये जो भयानक महामारी है, इनमें बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र छात्राएं जो कि घर में बैठे हुए हैं, खुद को बोर फील कर रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो उन सभी दोस्तों के लिए आनंद सर की तरफ से एक अच्छा सा और सफल प्रयास होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आएगा और आप सभी इसे बहुत अच्छा एंजॉय भी करोगे, आप इसे समझोगे और जो फिजिक्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उनका एक आप शानदार सा नोट्स बनाओगे। सबसे पहली बात कि 11th के फिजिक्स को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ लेना एक आम बात होती है और फिजिक्स को पढ़ के समझना, उसे अप्लाई करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसे अपने जीवन में उतारना, उसका उपयोग करके बड़े बड़े ऑफिसर्स बनना, डॉक्टर इंजीनियर्स बनना, तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग जो 9th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, वो सभी एक आम सिलेबस होता है जो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, सभी तबके के लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं भी है फिर भी आप उसे समझ सकते हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप सॉल्व, वो एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये समझदारी के साथ प्रैक्टिस है। यहाँ पे सभी बच्चों को फिजिक्स अच्छे से समझने के लिए कुछ टूल्स आना चाहिए जिसे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। हालांकि ये सभी टूल्स जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं वो तो आपको मैथ के सिलेबस में मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मैथ का इंतजार ना करो। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग मैथ थोड़ा सा कम जानते हैं तो फिजिक्स मेरा कमज़ोर हो जाए, ऐसी गलती या ऐसी बात हमारे रहते कभी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे हमें पढ़ना कितना है, उसके बाद हमें ये पढ़ेंगे हमें पढ़ना कैसे है। ओके, और हमें ये जानना है कि हम जो पढ़ेंगे उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे, आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स बनाएं। तो अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम आपको कुछ बुक सेलेक्ट कर देते हैं जिसे आप यूज करेंगे। आप जैसे कुछ बुक है, सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि जो भी एग्जाम्स आप देंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स ही देंगे, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा मुलायम बुक चाहते हैं, सॉफ्ट बुक चाहते हैं, तो उसके लिए आप एम करीम बना सकते हैं, आप उसके लिए एम करीम बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर इससे थोड़ा सा आप ऊपर चलते हैं तो आप डीसी पांडे ले सकते हैं, आप डीसी पांडे ले सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आप हमारे बहुत ही बड़े लेखक जिसका नाम एस सी वर्मा है, हरिश्चंद्र वर्मा, इसका पूरा नाम हरिश्चंद्र वर्मा, बहुत अच्छा, भारतीय वन पब्लिकेशन का बुक है, बहुत सुंदर बुक है, आप ये ले सकते हैं, एस सी वर्मा ले सकते हैं। इनमें ये नहीं कि ये तीनों ले लेना है, इस तीनों में से कोई एक बुक जो भी आपको मिल जाए ये आप लेंगे, इस तीनों में से कोई एक बुक। ये नहीं कि हम लोग तीनों ले लिए और घर में बैठे हुए लेकर के, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस तीनों में से कोई एक बुक आपने ले लिया, ऐसा मान लेते हैं। ये बुक साथ में, इन सभी के साथ में सबके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। क्या बोले? इन सभी के साथ में सबके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। और दूसरी बात, आप एक बात समझ लो, चाहे आप नीट देते हो, चाहे आप जेई देते हो, चाहे आप बीपीएससी यूपीएससी देते हो, चाहे आप बीच में कोई एग्जाम, क्लर्क से लेकर के और ग्रुप ए या फिर आप व्हाइट कॉलर जॉब तक में कोई भी एग्जाम देते हो, उन सभी में आप एक बात याद रखना कि क्वेश्चंस का लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा एनसीईआरटी को रखा जाता है, आप इस बात को कभी ना भूलें। लेकिन उसी क्वेश्चंस में बहुत सारे जो लेखक हैं वो मिल करके, बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनाने वाले लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो सभी मिल करके उसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इतना सुंदर से एक रंग भर देता है कि वही क्वेश्चन वर्ल्ड क्लास बन जाता है। मेरी बात को समझिए, उसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बहुत सारे जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर के इतना सुंदर रंग भर देता है कि ये क्वेश्चन वर्ल्ड क्लास बन जाता है। क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का ही, इसीलिए ये बुक हम लोग सबके पास होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक बुक है, जब आप मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद ये सभी बुक को पलटोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बुक कुछ भी नहीं है,
लेकिन वो बहुत कुछ है। उसको जब आप पढ़ते हैं तो पेज नहीं पलटिएगा, उसको लाइन टू लाइन पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पेंसिल से रंग रंग के पढ़ेंगे, घिस घिस के पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और जो लाइन उसमें टॉपिक की तो बात ही छोड़िए, टॉपिक तो बहुत पढ़ाया हुआ रहेगा। उस बुक्स में जो लाइन आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज आप उस लाइन को हमसे डिस्कस 100% करेंगे, ये हमें विश्वास है। ओके, तो इसी विश्वास के साथ हम आज आपके सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है क्लास 11th फिजिक्स। क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र जो घर में बैठे हुए हैं तो वो सभी खाली हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन सभी का जो तैयारी है वो एकदम से वर्ल्ड क्लास हो, इतनी सुंदर हो कि वो वहीं पे आप आनंद फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को एंजॉय करें। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा बुक्स के बारे में था, इसमें से कोई अभी अगर बुक्स नहीं भी खरीदने का मन तो आप बाद में खरीदेंगे, लेकिन पहले लेक्चर को आप एंजॉय करेंगे। बेसिक टूल्स के बारे में आप देखेंगे, और बेसिक टूल्स हम जो भी पढ़ाने वाले हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आज आप पढ़ोगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। और ये पढ़ाने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर को बाइलिंगुअल रखें। बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में रखें, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि किसी भी प्रकार के छात्रों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को देखते हुए लेक्चर को एंजॉय करेंगे। ओके, चलिए, तो क्या बोले, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, मतलब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, मैथ वाली चीज़ें पढ़ेंगे, टूल्स के लिए पढ़ेंगे, हथियार के बारे में पढ़ेंगे, जो हथियार की हमें फिजिक्स को आगे पढ़ने में मदद करेगी। ओके, तो सबसे पहला हथियार है डिफरेंशिएशन। सबसे पहला हथियार है क्या, डिफरेंशिएशन। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, मतलब कि फिजिक्स पढ़ने का ये सबसे बड़ा हथियार है, डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो दूसरा हथियार आता है वो है इंटीग्रेशन। कौन है दूसरा हथियार, कौन है, इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं अवकलन, इसको समाकलन, ऐसा कुछ, ठीक है। तीसरा जब हम लोग जाएंगे तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉगारिथम। लॉगारिथम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में लॉग, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे। लॉग बहुत बहुत बेसिक चैप्टर है। चौथा जब आप जाएंगे तो आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है चौथा, क्या पढ़ेंगे आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसको बोलते हैं वर्धमान और ह्रासमान, मतलब किसी भी फंक्शन का या तो बढ़ना या तो घटना। तो फंक्शन के बढ़ने को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग, और फंक्शन के घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, हम लोग देखेंगे। 5 में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि कंपटीशन इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल उठाता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, चाहे जेई हो, नीट हो, इसी मतलब डिफरेंशिएशन को साथ में लेकर के, मैक्सिमा मिनिमा को लेकर के फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ता है, और इतना सुंदर से जोड़ता है। हम लोग, आपको लगेगा ये सवाल हमसे बनेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के आप कुछ ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट में फंस जाओगे जहां पे आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए सवाल हम लोग जब कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन का सवाल अलग अलग लेवल में बटा होता है, अलग अलग पोजीशन में बटा होता है, कि यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यहाँ पे। और जब सभी का आप अप्लाई सीख जाओगे तभी उस सवाल के फाइनल आंसर तक पहुँचोगे। नहीं तो ये शायद मेरे मुंह से जो निकल रहा है ये सही ना हो, एकदम सही ना हो। नहीं तो हम लोगों को सवाल बनाने के बाद भी आंसर जो आएगा वो कंफ्यूजिंग रहेगा, हम उस पे 100% सिक्योर नहीं हो पाएंगे, और अंत में जाकर के हम लोग उस आंसर से मिलता जुलता तुक्का मार के निकल जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भगवान न करे हम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाए। अगर आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं तो मेरे फिजिक्स पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है, मेरे इतना मेहनत का कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग कंपटीशन में केवल जाए नहीं, कंपटीशन को रौंद के आए। जैसे हाथी जो है वो तालाब में खिले कमल को रौंदता है, वैसे ही आप जैसे मेरे प्रिय छात्र छात्राएं कंपटीशन के तालाब में जाएं और वहां पे एग्जाम स्वरूपी कमल को इस तरीके से रौंदे, दुनिया वाला कहे आपके जैसा कोई नहीं।
तो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा लॉग, चौथा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक पर एक चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही हल्का, बहुत हल्का। पांचवा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। छठा यहाँ आइए, छठा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ लिए। छठा यहाँ लिख देते हैं। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे पकड़ तो 10th के बाद हर एक बच्चे का होना चाहिए, वो मैथ पढ़ता हो, मैथ वाला हो, बायो वाला हो, इंजीनियरिंग वाला हो, मेडिकल वाला हो, कॉमर्स वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आना चाहिए ग्राफ। ग्राफ, चाहे आप बीटेक करते हो तो मैकेनिकल में जाओ, सिविल में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, इलेक्ट्रिकल में जाओ, ग्राफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये मत समझिए 11th के फिजिक्स को पढ़िए, जिंदगी इस पे टिका हुआ है ग्राफ पर। हम लोग तो छोटा छोटा ग्राफ पढ़ लिए, ऐसा जाएगा ऐसा, हाँ ये ग्राफ हो गया, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, हाँ ये एक ग्राफ हो गया, अद्वितीय हल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसा वाला ग्राफ नहीं, ग्राफ यहाँ कुछ विशेष होगा, आंख मूंद के खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा और ग्राफ। ये 6-7 जो चैप्टर्स हैं आपके सामने, हमें लगता है इन सभी चैप्टर्स के बारे में आपके हाथ में 100%, 1-2% हम नहीं पढ़ाएंगे, 100% आपके हाथ में ये सभी चैप्टर्स होने चाहिए, 100% आपके हाथ में होने चाहिए। और दूसरी बात, आप फिजिक्स को पढ़ने के लिए सादी कॉपी खरीदेंगे जिसमें आप उसे नोट बनाएंगे, खूब सुंदर सा नोट्स बनाएंगे। ओके, तो ये जो 6 था, ये था बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। कौन कौन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा और ग्राफ। कंप्लीट। नेक्स्ट, उसके बाद जब आप चलोगे 7वां नंबर में, तो हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर एंड स्केलर। यहां जोर देते हैं अपने मन से हम, वेक्टर एंड स्केलर। और वेक्टर स्केलर के अलावा एक और क्वांटिटी होता है, ये है सदिश, वो है अदिश। आप पढ़े हुए, शायद 9th या 10th में आप पढ़े होंगे। और इसके अलावा इसका एक बड़े भाई हैं, उसका नाम है टेंसर, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, 8वां जब यहाँ से जाएंगे तो वेक्टर पढ़ लिए, स्केलर पढ़ लिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 12th का ये एक चैप्टर भी है मैथ का, तो वो भी आपसे बन जाएगा, वेक्टर एंड स्केलर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर एंड मेजरमेंट। एरर एंड मेजरमेंट मतलब, एरर का मतलब होता है त्रुटि, मेजरमेंट मतलब उस त्रुटि का मापन। ये क्या है, एरर एंड मेजरमेंट। एरर एंड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप शर्ट पहने हो, तो जो दर्जी है, वो टेलर मास्टर, वो क्या करे, आपका शर्ट बटन लगाए यहाँ पे और उसमें जो छेद होता है वो कर दे नीचे, तो आपका जो शर्ट फिटिंग होगा वो ऑड लगेगा। तो अगर वैसा कर दिया तो हमें नहीं लगता आप वो पहन के क्लास जाओगे, नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको लगेगा नहीं ये इसमें कुछ एरर है, त्रुटि है, ये ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, तो जितना छेद नीचे हुआ है उसको माप करके उतना आप ऊपर में करोगे, तब आप कहोगे नहीं अब जो ये मेरा शर्ट है वो परफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो आप आपके पास ये मार्कर है और ये मार्कर का कवर है। ठीक, तो इस कवर को मार्कर पर फिट करने के लिए जितना बड़ा इसका नेक है उतना ही बड़ा इसमें होल करेंगे आप। अगर आपने उससे कम कर दिया तो फिटिंग नहीं होगा, अधिक कर दिया ढीला हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट फिटिंग, देखिए कुट का आवाज, ये एग्जैक्ट फिटिंग है। वही अगर वो एग्जैक्ट फिटिंग ना हो, उसमें त्रुटि आ जाए, तो या तो ये नहीं लगेगा या तो ढीला हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एरर। ठीक है, तो अगर मेजर करने में जो एरर होता है तो वो क्या है, एरर, और उसके मापन को क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर एंड मेजरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये सभी फिजिक्स में दिया रहता है, लेकिन इस सबको हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका एक अलग है। फिजिक्स से आपको इतना लगाव हो जाएगा कि आप केवल फिजिक्स का ही लेक्चर देखो। ठीक है, तो ये क्या है, एरर एंड मेजरमेंट। तो ये है आपका एरर एंड मेजरमेंट। जो 9वां चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये जितना चैप्टर, ये वेक्टर, एरर एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, सर आपका जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो इसका तो एप्लीकेशन करना है, और इस तीनों में से एक सवाल या दो सवाल 100% रहता है, कम से कम एक सवाल 100%। यूनिट एंड डायमेंशन मतलब, यूनिट का मतलब हो गया मात्रक, जैसे दूरी का मात्रक क्या है, गति का मात्रक क्या है, वगैरह वगैरह, और उसका ये बीमा, इसको बोलते हैं इकाई और बीमा। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, और उसके बाद यहाँ तक यदि आप पढ़ लेते हैं तब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं।
ये यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ, वेक्टर एंड स्केलर, उसके बाद टेंसर, उसका भाई है, बड़ा भाई है, बहुत सुंदर भाई है, उसके बाद इरर एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। इतना जब आप पढ़ लेते हैं, ये 11th का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है। लेकिन आप एक बात जान लें, इसको बुक में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसको वो बुक में ऐड कर लेता है कि ये सब फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन हम इसको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नामक चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो ये 9 चैप्टर्स जो आप पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। ओके, नेक्स्ट अब आप हेडिंग दीजिए फिजिक्स का सिलेबस। अब आप देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस, और 11th का फिजिक्स वर्ल्ड क्लास है सर, वर्ल्ड क्लास है, इसका सानी नहीं है। 12th के फिजिक्स में कोई दम नहीं है। यदि आप 11th के फिजिक्स को रियल में समझ जाते हैं, यदि आप 11th के मैथ को रियल में समझ जाते हैं, तो हमें लगता है कि जिंदगी भर के लिए मैथ और फिजिक्स आपका होगा, ऐसा मेरा मानना है, पता नहीं सही क्या है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स को, कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ओके, फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ना है मोशन, डिटेल्ड स्टडी करना है। मोशन, मोशन मतलब गति, मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मजेदार है। इस मोशन को हम लोग एक नाम देंगे लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन मतलब क्या, ये जो मोशन पढ़ेंगे ये मोशन एक लाइन में होगा, एक लाइन में होगा। उसके बाद हम लोग जब जाएंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मोशन। क्या पढ़ेंगे, प्लेन मोशन मतलब क्या, अब ये दो लाइन का बनता है जिसमें केवल एक एक्सिस हो, प्लेन कब बनता है जिसमें दो एक्सिस हो, एक्स हो वाई हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मोशन। और प्लेन मोशन में जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी जितना हम लोग लिखेंगे उसमें से एवरेज एक सवाल, एवरेज कम से कम एक सवाल हर एक चैप्टर से बनता है, कम से कम। जिस बार किसी चैप्टर से 2 सवाल पूछेगा तो उसमें से जो छोटा चैप्टर होगा उसके सवाल को ऑमिट कर देता है, छोड़ देता है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। आप देखिएगा एक पर एक चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर क्या हो गया, प्लेन मोशन कंप्लीट। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वो होगा लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का नियम। जो तीसरा चैप्टर होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मोशन का स्टडी करेंगे, उसी में हालांकि ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये मोशन का ही एक पार्ट है, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये रियल में सब मोशन है। ठीक है, उसी में हम इसीलिए प्रोजेक्टाइल को अलग कर दिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल प्लेन मोशन है और ये लीनियर मोशन है, मतलब एक लाइन का मोशन है और ये 2 लाइन का मोशन है, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तीसरा क्या हो गया, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का मतलब गति का कुछ नियम होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो स्टूडेंट के सामने भी एक डिसिप्लिन होता है, एक नियम होता है, सुबह जगना, कम खाना, रात को फिर बहुत देर तक नहीं जगना, या आप अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करना, फिल्म मत देखिए बहुत ज़्यादा। तो ये सभी क्या है, डिसिप्लिन है। समय पे आप स्कूल जाइए, समय पे क्लास जाइए, अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ कर पढ़िए, तो ये सभी उसका एक नियम होता है। उसी प्रकार जब कहीं पे गति होता है तो उन सभी गति के गति होने के लिए कुछ ना कुछ लॉ है, और उसी लॉ का नाम आपने क्या दिया, लॉ ऑफ मोशन। ओके, उसी लॉ का नाम क्या दिया आपने, लॉ ऑफ मोशन। उसी लॉ का नाम क्या दिया आपने, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चौथा जब आप चलोगे तो चौथा हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। चौथा चैप्टर क्या होगा, फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं घर्षण। चौथा चैप्टर क्या पढ़ेंगे आप, फ्रिक्शन। सबसे तो चौथा चैप्टर ये फिजिक्स चल रहा है, पहला लीनियर मोशन, प्लेन मोशन, लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन। जब आप फ्रिक्शन पढ़ लोगे तब हम आपको लेके चलेंगे सर्कुलर मोशन। कहाँ लेके चलेंगे आपको, सर्कुलर मोशन। कहाँ लेके चलेंगे, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। जैसे आप इसमें बहुत अच्छा चीज़ है कि रोड जब जहाँ पे मुड़ता है तो वहाँ पे एक तरफ धंसा रहता है, एक तरफ उठा रहता है, वो आपका वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं कैसे काम करता है। बहुत सुंदर चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। उसके बाद जब हम लोग 6 नंबर में चलेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद तो आपको लेके चलेंगे हम वर्क पावर एनर्जी। कहाँ लेके चलेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, जैसे ही सर्कुलर मोशन फिनिश हुआ, वर्क, ये आप सुने भी होंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एंड एनर्जी। 7वां नंबर में हम लोग जब जाएंगे, 7 नंबर में, तो हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे,
सेंटर ऑफ मास, इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। बहुत सुंदर चैप्टर है। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। उसके बाद जो 8वां चैप्टर होगा, क्या आपको दिख रहा है? एक बार हमको देखना पड़ेगा। हाँ, जो 8वां चैप्टर होगा सेंटर ऑफ मास के बाद, ये चैप्टर है रोटेशन। क्या है? रोटेशन। इसको बोलते हैं घूर्णन, रोटेशन। ये जो 8 चैप्टर हम लिखे हैं, ये जो 8 चैप्टर हम लिखे हैं, इन 8 चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स। ये जो 8 चैप्टर लिखे हैं, इस 8 चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स। तो जब हम लोग बेसिक फिनिश करेंगे, तो बेसिक फिनिश करने के बाद स्टार्ट होगा मैकेनिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी। यांत्रिकी, ठीक है। मैकेनिक्स। जैसे ही आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? खत्म होगा। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जब खत्म होगा, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? तो उसके बाद स्टार्ट होगा मैकेनिक्स। और जैसे हम जब मैकेनिक्स बोलेंगे कि मैकेनिक्स चल रहा है, तो आप समझ जाइए यही 1 से लेकर के 8 तक में से कोई ना कोई चैप्टर चल रहा है। ओके। तो सबसे क्या क्या इसमें आपने पढ़ा? इसमें पढ़ा मोशन के बारे में, प्लेन मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। ठीक। इन सभी में ये जो चैप्टर है, ये ऐसा एक चैप्टर है, इस पूरे में ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर एक सवाल इसमें बना के पूछ लिया जाए, तो शायद इन 7 को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझिएगा अच्छे से। ये एक ऐसा चैप्टर होता है, ये अगर किसी का मैकेनिक्स, अगर किसी का चेक करना है कि मैकेनिक्स अच्छा है कि नहीं, रोटेशन से एक सवाल उस दोस्त से पूछ लो। अगर उस सवाल को सॉल्व कर दिया, समझिए उसका, उसके बाद उससे फिर पंगा मत लीजिए आप। अगर आपका कोई दोस्त पता करना है इसका मैकेनिक्स कितना सुंदर है, तो आप उससे रोटेशन से एक सवाल दे लो। अगर उसको सॉल्व कर दिया, तो आप समझ जाइए इधर उसका उंगली पे होगा। ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है। ये एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स के पास, अगर उसको मैकेनिक्स से सवाल निकालना हो, अगर एक सवाल बढ़िया से बना ले वो रोटेशन से, तो वो इस 8 चैप्टर को टच कर लेगा। हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे और इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ये पार्ट था एक। दूसरा पार्ट था मैकेनिक्स। पहला पार्ट क्या था? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। दूसरा पार्ट क्या बना? मैकेनिक्स। आप सुनेंगे जो तीसरा पार्ट है वो कितना सुंदर है। तीसरा जो पार्ट है वो कितना सुंदर है, जरा उसके बारे में देखिए। अब क्या क्या, यहां से जैसे ही हम लोग निकलेंगे, तो एक सुंदर सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। हर साल कंपटीशन में 1 से 2 सवाल। ग्रेविटेशन अपने में मस्त चैप्टर है, ये अपने में बहुत बड़ा है, ये अपने में जबरदस्त है, लाजवाब, उसका कोई सानी नहीं है, ये अपने में जबरदस्त है। तो ये क्या हो गया? ग्रेविटेशन। तो उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आप जैसे ही निकलेंगे, हम आपको लेके चलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पर। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या पढ़ेंगे आप? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड का मतलब आप गलती से अभी समझ के बैठो लिक्विड, गलती से, सही नहीं है, गलती से लिक्विड। वहां जो मैकेनिक्स पढ़ाए थे वो था सॉलिड का मैकेनिक्स। यहां जो पढ़ाएंगे ये होगा लिक्विड का मैकेनिक्स। दूध कैसे बहता है, पानी कैसे बहता है, ऑयल कैसे बहता है, तो ये सभी के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे सरफेस टेंशन है जिसको बुक में अलग करके रखता है, हम उसको यहाँ अलग करके नहीं रखेंगे। इसी में सरफेस टेंशन होगा, इसी में विस्कोसिटी होगा, इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगा, तो उन सभी को इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और 11 निकलने के बाद एक काम कर देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अलग कर देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी मतलब पदार्थ के गुण। पदार्थ का गुण क्या है? पदार्थ का गुण है स्ट्रेस, स्ट्रेन, उसमें हुक्स लॉ, ये सभी हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। कि अगर जैसे आप जैसे भी मशीन बनाते हो, वो गया किसी चीज़ को उठाने, बेचारा गया एक लोड को उठाने, खुद का उसी का जो है वो एक्सल टूट गया। तो इस प्रकार से हम लोग को ये समझना है कि लोड जो है कितना लोड को सस्टेन कर सकता है, कितना को उठाना है, तो उस हिसाब से आप उसका निर्माण करेंगे। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, ये अपने में एक बड़ा चैप्टर है। ग्रेविटेशन अपने में बड़ा चैप्टर है। यहाँ जो ये छोटा चैप्टर है, यहाँ जो देने जा रहे हैं उसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड बहुत बड़ा चैप्टर अपने में। हीट एंड ये इसमें 2 स्टार लगा दिए, 3 स्टार, इसमें 4 स्टार लगा दिए। कम है, कम है सर, कम है सर। जितना पूरा मैकेनिक्स से पूछेगा, जितना पूरा फिजिक्स से पूछेगा, उतना ये अकेले संभाल लेता है सर। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत शानदार चैप्टर, और इंपोर्टेंसी की तो हम बात ही नहीं करें, इतना इंपॉर्टेंट है ये पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए।
और समझने के लिए, और या इसका स्कोप, यहाँ से सवाल आने का जो प्रायिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हीट एंड थर्मल, इसमें बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस लॉ के बारे में, मतलब इसमें छोटा छोटा बहुत चैप्टर्स, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत शानदार चैप्टर। जब हम आपको यहाँ से निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका नाम है वेव। क्या नाम है उसका? वेव। ये खुद में एक जाबाज खिलाड़ी है। अगर यहाँ से सवाल आता है, अगर किसी साल अगर जेई का, नीट का अगर दिमाग गर्म होता है तो वो सवाल यहीं से जाके उठाए, वेव से। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसमें आपको इसी में आपको साउंड वेव भी पढ़ना है। तो 14 नंबर में होगी आपका साउंड वेव। साउंड वेव भी वेव का एक पार्ट होता है। तो ये क्या हो गया आपका? साउंड वेव। तो यहाँ से निकले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये हम लोग क्या पढ़ लिए? साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव पढ़ेंगे। साउंड वेव में से जब निकलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे SHM। SHM क्या पढ़ेंगे? SHM। इसका पूरा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पढ़ेंगे? सिंपल। ये हार्मोनिक क्या होता है? सिंपल का मतलब हो गया कि जिसका मोशन बहुत इजी हो। जैसे हमारी घड़ी में देखेंगे पेंडुलम लगा होता है और वो पेंडुलम हमेशा ऐसे ऐसे करता है। तो इस प्रकार का जो मोशन है, इसी मोशन का नाम है हार्मोनिक। तो वो हार्मोनिक अगर बहुत आसान वाला मोशन होगा तो उसी का क्या नाम होगा? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसी का नाम क्या हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 15 नंबर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग क्या पढ़े? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट। ये फिजिक्स में ये आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, ये सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्लूइड, ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये SHM बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मतलब सभी के सभी एक पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये था पूरा 11th के फिजिक्स का सिलेबस, पूरा 11th के फिजिक्स का सिलेबस। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो स्टार्ट करेंगे वो होगा सबसे पहले टूल्स के बारे में, जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, टोटल के टोटल। और हम आपसे आपको ये एक सजेशन देना चाहते हैं, ये फ्री एडवाइस है, इसको रख लो अच्छे से, कि जब हम बताते हैं तो आपको या तो हम होमवर्क देंगे तो आप उसे बैठ के बनाएंगे, उसको आप बैठ के आप उसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस पर, और सभी कॉन्सेप्ट को एक अच्छी कॉपी में आप एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे, ताकि कभी भी आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ओके, तो आज के साथ, इसी के साथ आज का ये लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे, प्यारे से बच्चे, नन्हे मुन्ने से बच्चे, हमारे बदमाश बच्चे, हमारे घोड़े और गधे जैसे बच्चे, जितने सारे हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, हम उन सभी से निवेदन करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनी तैयारी को इतनी शार्पनेस दो, इतना तीक्ष्ण बना दो इसको, इतना उसको महीन बना दो कि सर वो किसी भी एग्जाम को 2 टूक कर पाए। ये आनंद सर का एक राय है आप लोगों के लिए, और ये केवल राय नहीं है, ये एक तरीके से समझिए ऑर्डर दे रहे हैं आज हम आपको, और उस ऑर्डर पे हम सबको मिलके काम करना है। उस ऑर्डर पे हम लोग सबको मिलके काम करना है, और इस भारत के हर एक एग्जाम को क्रैक करना है आपको। भारत के हर एक एग्जाम को, चाहे वो जेई हो, नीट हो, अगर आप 11th का फिजिक्स इतना पढ़ते हैं ना, जितना भी हम आपको बताए हैं, अगर एक भी सवाल अगर आपका जेई, नीट या किसी एग्जामिनेशन में छूट जाए, आप पक्का एक बार हमें कॉल करना। मेरा नंबर है 7258958011। ये मत समझना कि ये गलत नंबर है, एकदम सही नंबर है। अगर दूसरी बात, अगर कोई भी सवाल आप बनाते हैं, आपसे नहीं बनती है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो नहीं समझते हैं, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 आपके लिए खुला रखते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आनंद सर के YouTube चैनल के बारे में, जिसका नाम है आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया, इसके बारे में आप अपने सभी दोस्तों को बताएंगे, अधिक से अधिक प्रचार करेंगे, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम अपने रूम में अकेले बैठ के आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और अकेले रहने में हो सकता है कि मनोबल थोड़ा मेरा भी कमज़ोर हो, तो आप सबों से निवेदन है कि मेरे मनोबल को कभी भी आप कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि मेरा मनोबल जितना ऊंचा रहेगा, आपकी तैयारी को हम उतना ही ऊंची उड़ान भरेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।